हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आपका वेलकम है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करवा रहा हूँ, क्लास 10th का। बेटा जी, देखो, अब तक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन का टॉपिक शुरू कर रखा है। अब तक हमारी हेडिंग जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कुछ भी कह लो, टॉपिक शुरू कर रखा है। इस टॉपिक में मैंने अब तक आपको दो टाइप्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपने वो दोनों टाइप्स अच्छी तरह पढ़े होंगे और प्रॉपरली उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब मेरे पास पेंडिंग टू टाइप्स और रह गए। टोटल 4 टाइप्स मेरे पास थे। 4 टाइप्स के जो नाम थे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, करवा दिया। सेकंड था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी करवा दिया। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स थे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला था थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड मेरे पास था इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपके पास था फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं दोनों टाइप्स और डीकम्पोजिशन के ये सब टाइप्स सभी समझ में आए होंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट देकर सब्सटेंस को तोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट देकर सब्सटेंस को तोड़ा जाता है, सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है। फोटोलिटिक, जिसमें सनलाइट देकर, सनलाइट प्रोवाइड करके सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको करवाने की कोशिश करी, इनके एग्जाम्पल्स दिए, सभी ने अच्छी तरह कर लिए होंगे। तो आज का टॉपिक पहले की तरह ही मेन है। अब जो हेडिंग लिखवा रहा हूं वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह ही मेन है। वो हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे इसी लेक्चर से जुड़े हैं, तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस लेक्चर को पहले जरूर देखें, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो इकट्ठा, अगर चारों टॉपिक अगर आप वन बाय वन करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, प्रॉपर टॉपिक क्लियर होगा। बाकी सारा चैप्टर ही आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि सारे चैप्टर को आप सीक्वेंस में लेके चले, ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड नंबर का जो हमारा कंसेप्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हेडिंग आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बेटा जी, इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें एक वर्ड मेरे सामने है। जैसे पहले दोनों रिएक्शंस में था डिस्प्लेस, एक मेरे वर्ड मेरे सामने आ गया है डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस वर्ड मेरे सामने है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। डिस्प्लेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मीन्स एक की जगह दूसरे का आना। जैसे क्रिकेट मैच होता है या कोई भी गेम देखते हो आप, तो उसमें कई बार प्लेयर को चोट लग जाती है या किसी भी कारण से अगर वो बाहर जाता है, फील्ड छोड़ता है, तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट होता है। कोई भी गेम जो देखते हो, मैं तो क्रिकेट ज्यादातर देखता हूँ, खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो क्रिकेट में भी क्या होता है कि एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट होना, उसे बोलते हैं डिस्प्लेस होना। ये तो थी क्रिकेट की बात। लेकिन अभी हम यहाँ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ मीनिंग है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और बेटर वे में देखते हैं। कहता है एक एलिमेंट की जगह दूसरे एलिमेंट का आना। अब अगर हम इसको केमिस्ट्री में देखते हैं तो एक की जगह दूसरे की जगह का मतलब छोड़ देते हैं हम। अब इसमें हम लिखते हैं एक एलिमेंट की जगह दूसरे एलिमेंट का आना। ये बात क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो आप इस बात को नोट डाउन करोगे, छोटी छोटी बातें बेटा, आप कहोगे वही बातें हैं, वही चीज आप लिख रहे हो, बता रहे हो। बेटा जी, पूरी डिटेल पूरी तसल्ली से मैं आपको करवाऊंगा टॉपिक को। जो भी करवा रहा हूँ आप पूरा प्रॉपर इसको नोट डाउन करते चले जाएं। 100% आपके डाउट्स, 100% आपकी चीज क्लियर होगी। और टॉपिक करने का आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था, ये तो कुछ था ही नहीं। बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अभी कहता है कि एक एलिमेंट की जगह दूसरे एलिमेंट का आना, उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी मैं आपको इसकी मैं आपको स्टेटमेंट भी लिखवाता हूँ। पहले इस बात को आप समझो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। एक एग्जांपल आपके सामने है जेड एन
plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Cu। ये आपके सामने है। यहाँ आप देखोगे Zn अकेला था, तो Zn ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। साफ साफ समझ में आ रहा है, Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, आपके सामने क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है भाई, हमें कैसे पता लगेगा? जैसे मैं एक रिएक्शन और लिख लेता हूं आपके सामने। भाई मैंने एक रिएक्शन आपके सामने और लिख देता हूं, उसमें आप देखोगे, मैं जब भी बता रहा हूं ना, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो सारी बात आपको क्लियर होगी। मैंने मान लो एक क्वेश्चन लिख दिया, ZnSO4 प्लस Cu। अब आपको मैंने आपको कहा जिसको कंप्लीट करो। मैंने कहा ऊपर वाले रिएक्शन को मैंने लिख दिया, समझ में आ गया कि Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया आपके सामने, वो क्वेश्चन है ZnSO4 प्लस Cu। आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, बिना सोचे समझे क्या करेंगे, CuSO4 प्लस Zn कर देंगे, लेकिन ये गलत है। इसके अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। यहाँ पे आंसर आएगा नो रिएक्शन। यहाँ आंसर आएगा नो रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कुछ कभी भी लिखा मिलेगा तो आप उसको उठा के डिस्प्लेस कर दोगे, इसको उठा के यहाँ डिस्प्लेस कर दोगे। ऐसा नहीं होता। हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं होंगी इस तरह की रिएक्शंस में। आप सोचो कि हमारे को यहाँ लिख गया ए, यहाँ लिख गया बी और सी इकट्ठा, तो अब ये ए सी और बी ऐसा ही बनेगा, इसकी जगह ए की जगह बी आएगा। ये हमेशा नहीं होता। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक रूप तो जरूर है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप दिख, शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसी को ही आपने देखना है। एक कब होगा, कहता है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि इसके अंदर आप स्टेटमेंट लिखोगे, दीज आर दीज आर दोज केमिकल रिएक्शंस, these are those chemical reactions in which a high reactive element a high reactive element displaces the low reactive element। कहता है एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट जब होगा और वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को जब डिस्प्लेस करेगा, वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हो रही है उन्हें कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उन्हें कहा जाता है कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब आपको ये तो समझ में आ गया, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हाई रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस करेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है? यही बात मैंने अब आपको समझानी है। अब ये देखो, कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव है। कहता है कि ये चीज हमें समझ में आती है रिएक्टिविटी सीरीज से। इसे कई बुक्स में एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं, बाकी ज्यादातर आपको रिएक्टिविटी के नाम से मिलेगी। रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, ये हमें इससे पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। इसकी स्टेटमेंट लिखोगे, एक सीरीज है, ये एक अरेंजमेंट है, लिखेंगे दिस इज ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इस स्टेटमेंट को पहले आप लिखोगे, मैं दोबारा बाकी स्टेटमेंट अगर आप लिख लो, मैं बाकी सारा आपको समझाता हूँ। कहता है ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसको आप नोट डाउन करो, मैं उसके बाद आपको लिखवाता हूँ ये क्या सीरीज है। ये सीरीज है,
ये सीरीज है, ये कंप्लीट सीरीज है। इसमें जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, इसके बाद ये एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मैं पोटासियम से जैसे मैं पोटासियम से मान लो, ओहो मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये लो, पोटासियम से मान लो मैं कैल्शियम पे ही गया, के से मैं के से मैं सीए पर गया, पोटासियम से मैं कैल्शियम पे गया, तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। यही मैंने स्टेटमेंट लिखी आपके सामने। अब स्टेटमेंट होगी कि ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। आप देखोगे, अगर मैंने आपसे सब आपको क्वेश्चन दे दिया अभी, कि मैंने पूछ लिया आपसे सोडियम और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप सोडियम को देखोगे, सोडियम कहाँ है सेकंड नंबर पे, Mg कहाँ है फोर्थ नंबर पे। तो नीचे की तरफ रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो इसका मतलब सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, या यूं कहूं कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है। ऐसे ही आप जेडन और कॉपर को कंपेयर करोगे, जेडन को मैंने सर्कल कर दिया देखो रेड कलर से अब, और कॉपर आपके पास है इस दूसरी लाइन में यहाँ पे, यानी कि जेडन के काफी नीचे आ रहा है, जेडन के काफी नीचे आ रहा है सीयू। ये एक ही सीरीज है कंप्लीट, जगह कम थी तो मैंने अगली लाइन में लिखा, लेकिन जेडन के काफी नीचे सीयू आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जेडन ज्यादा रिएक्टिव है, या यूं कहूं कि सीयू कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, एज कंपेयर टू जेडन। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि जब मैं डाउन द सीरीज जा रहा हूं, तो रिएक्टिविटी कम होती है। ये बात आपको समझाई जा रही है रिएक्टिविटी सीरीज से। अब बच्चे कहेंगे कि भाई ये याद करने का कोई शॉर्टकट है, याद कैसे करें? तो थोड़ा सा शॉर्टकट छोटा सा हमने बनाया हुआ है, उसको आप याद कर सकते हो। बाकी अगर आपका भी कोई शॉर्टकट आप बनाना चाहो, आप बना लेना। हमें मेन टारगेट है याद होना चाहिए, एलिमेंट सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। अगर एलिमेंट्स की सीक्वेंस याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। देखो, के से बनता है केदार, एन से नाथ, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली। एल से आलू, जरा फीके से पकाता है। यहां तक तो बनी हुई है, बाकी CuAgAu, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसको आप याद कर लेना। ये यूज भी कम होंगे, कॉपर तक ज्यादा यूज होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, बिल्कुल मान लो यहाँ माली जो है यहाँ पे आलू पका रहा है फीके से। इसको आप याद करोगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा इस सारी टेबल का और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या कंसेप्ट है। देखो, अब तक मैंने आपको क्या बताया है, अब तक मैंने आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। अब तक मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ एक बार। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, ये आपको समझ में आया कि जब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, आप क्या करोगे, रिएक्टिविटी चेक करोगे। जस्ट एग्जांपल, ए और बी में रिएक्टिविटी चेक करोगे टेबल के अकॉर्डिंग। अगर ए आपको ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा बी से, अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, मैंने लिख दिया है, तो आप देखोगे ए डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ अगर ज्यादा रिएक्टिव है, ए डिस्प्लेस करेगा किसको? ए डिस्प्लेस करेगा बी को। इतनी बात भी समझ में आनी चाहिए। अब बनेगा क्या? ए सी प्लस बी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कब? जब ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से। और वो कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से। हमारे अब आप कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ इतने एलिमेंट्स थोड़ा ना है टेबल में हमारे पास। बेटा, जनरली आपके सिलेबस में जो एलिमेंट्स हैं वो इसी टेबल से यूज किए जाते हैं 10th लेवल तक। जब आप बड़े हो जाओगे, 11th में हो जाओगे, जब कुछ नया मेथड भी आएगा, एडवांस मेथड आएंगे, वो आगे की बातें हैं। अभी आपके सिलेबस में यही एनसीईआरटी में दी हुई है, चैप्टर 3 की टेबल है, लेकिन मैंने चैप्टर 1 में ही बता दी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी थी, नहीं तो चैप्टर 3 में इसको यूज किया जाता है। चैप्टर 3 में दी हुई है एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करोगे, उसके बाद आपको एलिमेंट्स का आइडिया लग जाएगा। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं जैसे करवाता हूँ आपको, जो जैसा मैं आपको बता रहा था, Cu प्लस में AgNO3, इसे पहले आप करके देखें, पहले इसे आप करके देखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, उसके बाद
मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। अगर होगी तो उनमें क्या बनेगा, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप तो 3 रिएक्शन ही कर लेते हैं। इन 3 रिएक्शन को पहले आप करो अपनी नोटबुक में, फिर मैं बताता हूँ आपको। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको आंसर दे देता हूँ। आप सबसे पहले कॉपर और सिल्वर को देखो। अगर आप सीरीज देखते हो तो मैं साइड में लिख रहा हूँ HCuAgAu, ऐसे सीरीज थी सेकंड लाइन में मेरी। अब मैंने कंपेयर करना है Cu और Ag को, मैंने दोनों सर्कल कर दिए हैं। Cu कॉपर, Ag सिल्वर। आप देखोगे Ag नीचे आ रहा है, Ag नीचे है, तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो ये कम रिएक्टिव है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर। कॉपर अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा किसको? Ag को। तो बनेगा क्या? बिल्कुल ये बैलेंस नहीं है। फॉर्मूला कॉपर के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर आता है 2 पॉजिटिव चार्ज, जो सिल्वर पे होता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये बाद में हम बैलेंस कर सकते हैं जब रिएक्शन को यहाँ बैलेंस करूंगा। जो ये बनेगा, जो टू आया, ये कॉपर के अकॉर्डिंग आया, उसके चार्ज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही एल्यूमिनियम और आयरन को देखोगे जब आप, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, Fe और Al। Al ऊपर है, इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑब्वियस है कि ये डिस्प्लेस करेगा। ये चीज ऐसे बनेगी, चेकआउट कर लो। Na और H, Na तो बहुत ज्यादा ऊपर है के नीचे, और H अगली लाइन में जाके है, देखो। तो अब यहां भी क्या बनेगा? NaOH प्लस H2। ये सारी रिएक्शंस आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपने तीनों ठीक करी होंगी और हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव की चीज समझ में आ रही होगी। बेटा जी, किसी भी प्रकार का डाउट हो, वैसे तो जो बच्चे रेगुलर हमसे जुड़ चुके हैं उन्हें पता है, कमेंट कर देना है। कोई भी डाउट होता है तो अगली क्लास में उसे क्लियर कर दूंगा, नई वीडियो बना के उसे क्लियर कर दूंगा। कोई भी बच्चा हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, हमारे लेक्चर को देख रहा है, कोई भी डाउट रहता है तो बेटा जी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। स्पीड ज्यादा लग रही है, थोड़ा लग रहा है फास्ट करवा रहा हूँ, कुछ भी इशू, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, समझने में कोई डाउट हो, एग्जाम्पल सोल्व करवाने हो, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी, समझा पा रहा हूँ मैं आपको अच्छी तरह से, कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपके सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम डिस्कस कर रहे थे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने क्या देखना है, कहता है जब भी, अब अभी भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक दो बातें मैं और बताऊंगा अभी आपको। मैंने हेडिंग शुरू कर रखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाया कि ए ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ए ज्यादा रिएक्टिव होगा बी से, तो ये डिस्प्लेस करके AC+B बनाएगा। पहली बात तो ये समझ में आई। रिएक्ट ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव, हमें वो समझ में आएगा हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से, ये बात भी हमें समझ में आई। इसके अलावा एक बात आपने और देखनी है, कहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। आप जब भी इनको अगर करने का मौका मिलता है, जब भी देखोगे, तो यहाँ हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज की जाती है, गर्म हो जाता है बीकर वगैरह कोई भी चीज। जहां भी आप एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट कर रहे हो, रिएक्शन को कैरिड आउट कर रहे हो, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ये आपने ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं अब तक सारी बात समझ में आई होगी आपको। चले बेटा आगे। 3 टाइप मैंने आपके खत्म कर दिए हैं। 3 टाइप में अब तक कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। अब मेरे पास फोर्थ टाइप आता है, ये आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल सा नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, नाम से ही समझ में आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? दो डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे एग्जांपल देखोगे, AB+CD, ये आपके सामने है। कहता अब एक सी को डिस्प्लेस कर देगा, ए
डी बन गया, साथ में बन जाएगा बी सी। आ रही है मेरी बात समझ? दो डिस्प्लेसमेंट हुई, ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, बी चला जाएगा डी के सी के साथ। मैंने मतलब समझ में आ गया आपको? ए सी की जगह आ गया, ए सी की जगह पे आ गया, ए डी बन गया, और सी बी के साथ चला जाएगा, ये बन जाएगा बी सी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? या दो डिस्प्लेस हुआ, दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुए, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसको आप स्टेटमेंट में लिखोगे, लिखोगे स्टेटमेंट के अंदर, दीज आर दोज केमिकल रिएक्शंस, these are those chemical reactions in which two different atoms or group of atoms are exchanged, called double displacement reactions. Double displacement reactions। राइटिंग भी उम्मीद करता हूँ समझ में ऐसे आ ही रही होगी। स्टेटमेंट लिखवाना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बाकी चलो, मेरी तरफ से हर चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। मतलब आप, मैंने आपको शुरू से बताया है। आप कहोगे जी आप बार बार कह रहे हो, लेकिन बेटा शुरू से मैंने आपको बताया है कि आपको ट्यूशंस लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इतना प्रॉपर काम होगा आपका। आप एक बार जुड़े रहिए हमारे साथ, हर चीज प्रॉपर आपके पास होगी। आपको ट्यूशंस के पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। सब क्वालिटी एजुकेशन जो आपके पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक ही आपको मिल रही है। ठीक है बेटा? देखो, ये कहता है कि ये वो रिएक्शंस हमारे सामने हैं जिसमें दो डिफरेंट एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल दूंगा। वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखोगे, उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर ली होगी डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। एग्जाम्पल कहता है कि आपके पास मान लो एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस में NaCl। ए क्यू एक्वस लिख रहा हूँ मैं, AgCl NaNO3। मैंने सभी के साथ एक्वस एक्वस लिखा। बेटा जी एक्वस क्यों लिखा है? क्योंकि जो ये रिएक्शंस हमारे पास होती हैं, ये जनरली एक्वस स्टेट में ही होती हैं। एक्वस स्टेट का मतलब है कि ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कि ताकि ये आयंस में टूटें, आयंस में डिसोशिएट हो, उसके बाद एक्सचेंज हो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके आगे सॉलिड क्यों लिखा? क्योंकि ये पीपीटी बनाते हैं। ये पीपीटी बनता है आपके पास व्हाइट कलर का। तो इनको हम एक पर्टिकुलर टाइप भी देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। लेकिन पहले ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हुए, एजी एन ए की जगह पे आ गया, AgCl बना, और एन ए के साथ चला गया, NaNO3 के बना के बाहर निकल गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये पीपीटी बना के सोल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं। ये रिएक्शन जनरली सोल्यूशन में होती हैं, एक्वस स्टेट में होती हैं, ताकि ये आयंस में टूटें, आयंस में टूट के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकें। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक को डाउट हो? यहाँ तक को डाउट हो? बेटा जी मैं चार टाइप आपके कवर कर चुका हूँ: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन ज्यादा मेरे पास है। पहली तो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके टाइप्स, वहां से क्वेश्चन कई बार आता है। सेकंड टाइप मेरे पास है जो सबसे मेन है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहां से क्वेश्चन हमारे को कई बार देखने को मिलता है। तो करने हमने चारों ही हैं, कि ये भी है, लेकिन जो जो दो पे ज्यादा फोकस रखा है वो क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आज का लेक्चर मैं इतना ही रखूंगा। उसके बाद अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, जहां मैं आपको बैलेंसिंग के भी दो लेक्चर छोटे छोटे अपलोड करके दूंगा साथ में, जिसमें प्रैक्टिस करवाई हुई है बैलेंसिंग की, कुछ क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन, उसकी प्रैक्टिस, और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस का मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने आपको लेक्चर देना है, प्लस में क्रोजन डेंसिटी। ये तो है थियोरटिकल पार्ट जो मैंने आपको करवाना है पूरे चैप्टर के अंदर। फिर मैं आपको नोट्स दूंगा इस चैप्टर के, हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके पास एक सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको डैम श्योर एग्जाम्स में 101% काम आएंगे। जब भी टेस्ट होगा, कुछ भी होगा, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ज़्यादा नहीं है, छोटे से है, मिनिमम से मिनिमम मैंने उसमें कोशिश की है लिखने की, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा बातें उसमें बताई गई हैं आपको।
शॉर्ट नोट्स आपके पास रहेंगे वो केमिस्ट्री के। उसके बाद फिर एनसीईआरटी करवानी है। उसके बाद फिर मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह सारे करवाने हैं। तो काफ़ी कुछ करवाऊंगा चैप्टर 1 में ही। ठीक है बेटा जी। यहाँ तो कोई डाउट होता पूछ सकते हो, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।